जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। कैसे है और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी। आप लोगों को पता है फोर्स डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज चला रहा है। तो भैया मैं तो आपके लिए साइंस के प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 9। देखो मैं फिर बोलता हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोगों की इतनी मेहनत के लिए बस एक ही चीज़ मांगता हूँ कि भैया एक बार शेयर कर देना और एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करते चलना है। यहाँ पर आपको पूरे प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली मिलेंगे। फिजिक्स की भी बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस सेट अपलोड होने वाले हैं, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है आपको, कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेशली फिजिक्स के अलग से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। ओके बच्चे, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अम्लीय वर्षा का कारण है। एक्चुअली में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एसिड रेन। अम्लीय वर्षा है क्या और किसको हम कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर एसिड जो रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें जानो। सबसे पहले तो इसका डायरेक्ट पीएच मान पूछा जाता है कि ये बताओ इसका पीएच मान कितना हो सकता है। तो अम्लीय वर्षा का अगर आपसे पीएच मान पूछा जाता है, आपको बताना है 5.6 से बिलो, मतलब 5.6 से अगर कम का पीएच मान है तो डेफिनेटली है वो एसिड रेन है उस पानी का। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है कि एसिड रेन किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से दोस्त, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो कभी अगर पूछता है कि एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है 5.6 से कम होना चाहिए। साथ ही साथ ये किसकी वजह से होती है, एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसकी वजह से होने से नुकसान क्या है, नुकसान वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ठोस प्रदूषण। देखो सॉलिड पॉल्यूशन का तो कोई सवाल नहीं उठता, ध्वनि का कोई सवाल नहीं उठता, पानी से लेना देना। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बचा बेटा, यहाँ पर ना वायु प्रदूषण लगाना, आप क्या लगाओगे, एयर पॉल्यूशन लगाना है। मतलब डेफिनेटली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन ना वाटर पॉल्यूशन लगा के आएंगे, बट वाटर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं लगाना है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि एयर पॉल्यूशन के कारण। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखो ऑक्सीजन की खोज करने वाले जोसेफ प्रेस्टले थे। कौन थे, जोसेफ प्रेस्टले साहब थे। मेरे भाई एक क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं है भैया, इसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, सभी के आपको क्या लिखते चल रहा है, इनके बारे में भी डिटेल करना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के सारी थ्योरी एक साथ लिख लो भैया, अगर एक एक करके। तो इन्हें देखो, पहला क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। ठीक है, दूसरा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अगर आपसे पूछे कि सर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये किसने डिस्क्राइब किया था, ये भी आइंस्टीन साहब ने डिस्क्राइब किया था। इसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके अलावा और तुम लोगों को अगर पता हो तो भैया लिखते चलो। ब्राउनियन मूवमेंट है ना, कौन सा है, 3rd नंबर पे ब्राउनियन मोशन है, ये भी इनके द्वारा ही। नंबर 4 में आ जाओ, बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5th स्टेट होती है, 5th वाली स्टेट होती है बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें इंक्लूड हैं। एक एसएन बोस साहब थे, सत्येंद्रनाथ बोस, और दूसरे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इन्होंने जो पदार्थ है उसकी कौन सी, ये 5वीं अवस्था है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि सर ग्राहम बेल ने इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, टेलीफोन डिस्कवर्ड बाय। तो टेलीफोन किसने खोजा था, ग्राहम बेल ने खोजा था। भैया इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, इनफ हैं। तो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ जो अगल बगल के भी चीज़ें होती है उसको भी अपन समेटते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर ये भी नहीं तुमसे बने तो भैया पढ़ाई छोड़ दो। टेबल सॉल्ट इसी को कहा जाता है, साधारण नमक। तो भैया एक बात बताओ, H2O तो किसका है, वाटर का है। यस, H2O किसका है, वाटर का है। सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस, आप सिंपल सी बात बोलो कि भैया ये है एक बेस, एक क्षार, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये 3 जैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए दोस्त, हमने चौथा एलिमिनेट किया, सोडियम क्लोराइड। किसको किया, सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, अच्छा सोडियम क्लोराइड जो नमक है, इसका कभी कभी दूसरा नाम पूछा जाता है कि भाई नमक का दूसरा नाम बता दो, तो आपको बिल्कुल लिखना है टेबल सॉल्ट।
कभी लिखा आता है सर टेबल सॉल्ट किसे कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। बनता कैसे है सोडियम क्लोराइड, इसके भी बारे में बता देता हूँ। सर एक आप एसिड ले लो, एसिड मान लीजिए मैंने लिया HCl, और एक बेस ले लो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। मेरे दोस्त जब इसको बनाओगे तो एक बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O हो जाएगा बाहर। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये याद रखे रहो। तो अम्ल और क्षार के मिलाने से क्या बनता है साहब, लवण बनता है, उसी लवण को अपन सॉल्ट बोलते हैं। और नमक का pH मान भी पूछ लेता है कि दोस्त ये बताइए नमक का pH मान कितना होता है। अब कई लोगों को बोला जाएगा कि सर जो नमक का pH मान होगा वो 7 से ज़्यादा या 7 से कम होगा। सर 7 लगा के आइएगा, क्या लगा के आइएगा, 7 लगा के आइएगा नमक का pH मान, सही है। चलो नेक्स्ट लिखा है वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। तो भैया सबके परसेंटेज लिख लो और सभी के परसेंटेज के आधार पर उसको अपन एलिमिनेट कर लेंगे। देखो इधर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है दोस्त, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 0.04% आपको लगा के आना है। सर ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21 है, लगभग अब हालांकि घट गया है 20.96%। अगर ये ऑप्शन में ना लिखा मिले तो 20.96% भी आपको मिल सकता है। सर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन तो आपको बचपन से रटा दिया गया है 78% है। और सर आर्गन होती है 0.93%, 0.93%। तो मुझे बताइए एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है, 78%, 78% है। ये ज़रूर याद रखे रहिएगा, सही है। चले नेक्स्ट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन को इसीलिए मैं तोड़ रहा हूँ। आगे जो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो भैया जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं तो भैया जब भी प्रकाश फैलेगा, मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक प्रिज्म है, हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। भाई इसमें तो प्रिज्म कहीं दिख ही नहीं रहा यार, है कहीं पर, चलो ये है, ट्राइंगल ले लो ये है मान लो प्रिज्म, क्या है दोस्त, प्रिज्म है। और प्रिज्म में मैंने क्या किया, एक वाइट लाइट टकराई, एक सफ़ेद कलर की लाइट टकराई, ये है वाइट लाइट जिसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। वाइट लाइट है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश, यानी कि ये है वाइट लाइट। और वाइट लाइट को हिंदी में बोलते हैं श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है ना दोस्त, ये है प्रिज्म, तो ये सीधी जाने की बजाय, देखो एक्चुअली में जाना कहाँ चाहिए थी, इस वाली चीज़ को इस साइड जाना चाहिए था, इस साइड जाना चाहिए था कि नहीं दोस्त, बोलो हाँ जी सर, इस साइड जाना चाहिए था। लेकिन इस साइड ना जाके पता है क्या है, ये ना मुड़ जाती है, ये क्या होती है, अलग अलग कलर में मुड़ जाती है। जैसे ये कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए ये है बेटा सेकंड, यहीं से इस तरीके से है ना, सेकंड, ये थर्ड, एक मिनट है ना, थोड़ा सा ये डिजिटल बोर्ड का भाई समझ में थोड़ा सा कम आता है यार अपने को। चलो ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ और ये है सेवेंथ। नीचे वायलेट, I-B-G-Y-O और R। मेरे भाई ये 7 कलर में टूटेगा। स्पेक्ट्रम कितने कलर में, 7। रेड कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर। वायलेट कहाँ रहेगा, सबसे नीचे। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। सर आपसे पूछा जाएगा कि भैया सफ़ेद लाइट को ऐसे टकराई और ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये रास्ता भटक गई। सबसे कम रास्ता भटका कौन, रेड कलर। इसको बोला जाता है लीस्ट डेविएटेड कलर। लीस्ट डेविएटेड कलर, लीस्ट डेविएटेड का मतलब होता है सबसे कम विचलित मान वाला रंग। और सबसे ज़्यादा रंग कौन भटका है रास्ता, वायलेट। तो इसको बोला जाता है मोस्ट डेविएटेड कलर, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन मान अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा विचलन मान किस कलर का होता है, विचलन मान, तो दोस्त आप लगा के आओगे किसका होता है, वायलेट का। सबसे कम पूछे किसका होता है, रेड का होता है। तो टोटल स्पेक्ट्रम में कितने कलर बनेंगे, 7 कलर बनेंगे, ये याद रखे रहिए। आगे आ जाओ, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं, ये बताओ। अभी गर्मी चल रही है, बोलो हाँ जी सर। अगर उस गर्मी में मैं किस कलर के कपड़े पहनूं कि मुझे ज़्यादा और गर्मी लगे, तो भैया एक बात बताइए, काला रंग हमेशा से पढ़ते आए हो ना उसके बचपन से, कि जो ब्लैक कलर होता है ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। और सबसे कम अगर पूछता तो कौन सा था, सफ़ेद, यानी कि वाइट। तो ये हो जाएगा लीस्ट और ये हो जाएगा मोस्ट, है ना। मोस्ट यानी सबसे अधिक ऊष्मा का अच्छा अवशोषक, और सबसे कम ऊष्मा का अवशोषक कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बताइए, ग्रीन का तो कोई रोल ही नहीं है, इनमें से कोई वाला भी सवाल नहीं उठता जब तक हमारे पास ब्लैक कलर लिखा हुआ। हालांकि ब्लैक कलर भी नहीं है, ये भी आप समझो, ब्लैक और वाइट कोई कलर नहीं होता,
ये भी आप समझिए। नेक्स्ट आगे आ जाओ, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, बताइए जरा। मैं बोलूँ मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। अब आप पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है बेटा नाइट्रोजन और चौथा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखो सही मायने में बेटा नाइट्रोजन एलिमेंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही है। तभी तो हम खेतों में पौधों को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यूरिया का। किसका उपयोग करते हैं, यूरिया। क्योंकि यूरिया जब हम डालेंगे तो इसका परफेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यूरिया। क्या यूज़ करोगे, यूरिया। यूरिया में 46 पॉइंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे अगर आप गूगल करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं लगाना है, तब तक नहीं लगाना जब तक आपके सामने नाइट्रोजन ऑप्शन हो। क्योंकि भैया पौधों को बढ़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी तो ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस कब होगा भाई, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा, पानी के साथ मिलेगा, सनलाइट ऊपर से आ जाएगी, क्लोरोफिल प्लांट के पास होगा, तभी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और प्लांट की ग्रोथ होगी। लेकिन सर उससे ज़्यादा जरूरी आप ये मान के चलो कि अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो नाइट्रोजन लगाना, अगर ये नहीं है देन कार्बन डाइऑक्साइड लगाना। ओके नेक्स्ट यूरिया है। यूरिया कौन सा उर्वरक है बताइए। अभी बताया था सर यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। यूरिया के अंदर क्या होता है दोस्त, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है, 46% होता है। तो डेफिनेटली है नाइट्रोजन वाला होगा कि नहीं, नाइट्रोजन बेस्ड होगा कि नहीं। बोलो हाँ जी सर, बोलो हाँ जी सर। यहाँ तक किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यूरिया वाले और अगर आपसे पूछे, ठीक है, यूरिया वाले तो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है ना। देखो इसके लिए अमोनियम नाइट्रेट भी लिख सकते हो सर। इसका और भी एक खाद आता है अमोनियम सल्फेट, जिसके अंदर यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, अच्छा सॉरी, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, सल्फेट। बेटा इसका तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, यूरिया है। इन तीनों के अंदर, ये तीनों खाद हैं जो आपके घरों में यूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन है। सर पोटेशियम के लिए तो आप एक यूज़ करते होगे MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। फॉस्फोरस के लिए बेटा क्या यूज़ करते हो, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। भैया TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ये सारे के सारे वो खाद हैं जो इनके आधार पर हैं, और ये घरों में यूज़ भी हो रहे हैं। गाँव में जो अपने पिताजी लोग हैं खेती कर रहे हैं वो इन सब का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको ना इनके टेक्निकल नेम नहीं पता। आगे आ जाओ, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। देखो अगर किसी के गुर्दे बोले तो किडनी में अगर पथरी हो रही है, क्या हो रही है दोस्त, पथरी हो रही है, यानी कि स्टोन हो रहा है, तो वो किसके कारण हो, सोडियम क्लोराइड नहीं सर, नमक के कारण तो नहीं होता। मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल नहीं होगा सर। सोडियम फॉस्फेट ये भी नहीं होगा। बेटा बचा क्या था, कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या, कैल्शियम ऑक्सीलेट एक्चुअली में है क्या, देखो समझो मेरी बात को। जब भी हम थोड़ा सा किडनी की स्टडी करेंगे ना, किडनी की, तो किडनी का काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन कराना। ब्लड का क्या कराना साहब, फिल्ट्रेशन कराना। खून को छानने का काम किसका होता है, किडनी का। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती तो आपके ब्लड में से जो भी यूरिन बनेगा उसमें यूरिक एसिड भी तो होगा। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। और यही यूरिक एसिड आगे चल के और कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाने में मदद करेगा। यानी जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे ब्लड में से, जो भी इम्प्योरिटीज़ किसने छानी, किडनी ने, लेकिन वो तो अच्छे तरीके से काम कर ही नहीं रही हैं। तो बॉडी में क्या हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ हो जाता है वो किडनी के अंदर ही जम जाते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्सीलेट कहा जाता है, जिसके कारण स्टोन हो जाता है। समझ गए बात को, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमाइनो एसिड चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड चाहिए सर, बचपन से पढ़ते आए हैं 20। कितने, 20। अब प्रोटीन के बारे में बात आई है तो प्रोटीन की पूरी धज्जियाँ उड़ा लो भाई। प्रोटीन से कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है सर, प्रोटीन के अंदर एलिमेंट पूछा जाएगा कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बस इतना ही लिख लो बेटा, नाइट्रोजन तक। अच्छा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ग्लूकोज में भी होते हैं। देखो C6H12O6, केवल नाइट्रोजन जोड़ दिया तो प्रोटीन बन गया। तो नाइट्रोजन को बोला जाता है मेन एलिमेंट, ठीक है। अगर पूछे कि भाई ये बताओ कि प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है, तो मुख्य तत्व आपको नाइट्रोजन लिखना है। आगे आ जाओ, 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग कितनी एनर्जी मिलती है दोस्त, आपको लिखना है 4.5 कैलोरी एनर्जी। 4.5 कैलोरी एनर्जी मिलेगी।
20 अमीनो एसिड चाहिए। एक प्रोटीन को बनाने के लिए मिनिमम 20 चाहिए। इस 20 में से 10 ऐसे होंगे जिसको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 ऐसे होंगे मेरे दोस्त जिसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाएगा। अब ये क्या बोला है सर, 10 जरूरी है, 10 जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 20 हो जरूरी है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं यानी ज़रूरी वाले अमीनो एसिड होते हैं वो हमें भोजन के द्वारा बाहर से लेने पड़ते हैं, और जो गैर ज़रूरी होते हैं यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये भाई साहब हमारी बॉडी बना लेती है। अब कुछ भी करो ये 10 तो बन जाएंगे अमीनो एसिड, ये 10 आपको बॉडी से बाहर से लेने पड़ेंगे भाई, फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा। समस्या है? हाँ जी सर बिल्कुल है, क्योंकि भाई ये बाहर से हमें लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन है, बताना जरा। विषाणु यानी कि वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाली। आ जाओ दोस्त ध्यान से सुनो। जो कॉलेरा होता है ना ये होता है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। ये किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा, मतलब पहले वाले ऑप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। टिटनेस होता है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, और ये दोस्त भी क्या है एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सर गोनेरिया एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब ये भी हटा दो। तो बचा क्या था बेटा, पोलियो। पोलियो वायरस से ही तो होता है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी पोलियो का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। समस्या ये है कि सर पोलियो एक वायरस वाली बीमारी है, फैलती किससे है, हाउस फ्लाई से, घरेलू मक्खी से। इसलिए बोला जाता है कि घर में जो आप खाना लाते हो उसको खुला नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगला आ जाओ। पर्यावरण का अजैव अवयव कौन सा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट पूछा गया है, कौन कौन है, तो जल्दी से बताइए कौन कौन है सर। वाटर है, एयर है, सॉइल है, इसके अलावा सुनो टेम्परेचर है बेटा, इसके अलावा मिनरल्स हैं, इसके अलावा मिनरल्स हैं। सर वाटर भी होता है, एयर भी होता है, सॉइल भी होता है, तापमान भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, मतलब ये सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट हैं। तो भाई लगा दीजिए आंसर डी। क्या लगा दीजिए, डी। सर ये पूछा गया अजैव, क्या पूछा गया, अजैव, अजीवित, तो ये सारे अजैव ही तो हैं। अगला क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, यकीन मानो भैया पढ़ाई छोड़ दो अगर जाओ, क्योंकि भाई स्टेपीज है, ये है सबसे छोटी हड्डी। ये कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी। कहाँ पर होगी, ये स्मॉलेस्ट है साहब, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी हड्डी। कहाँ पर होगी, ईयर यानी कि ठीक कान में होगी। सर वर्टिब्रा कहाँ पर होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी में। कितने होते हैं सर, 26 होते हैं अपने अंदर, और 33 होते हैं बच्चों के अंदर। सर फीमर सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, कहाँ पर होगी, थाई यानी कि जांग में। तो जांग की हड्डी को सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है। स्कल बोन बेटा बिल्कुल नहीं आपको लिखना है, स्कल बोन, खोपड़ी जो स्कल बोन होती है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ये जरूर। हाँ स्कल बोन से एक पॉइंट बना सकते हो कि इन हड्डियों के बीच में, जैसे मैं बोलूँ कि आपके खोपड़ी में 8 हड्डियां हैं, तो 8 हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट लगता है वो सबसे मजबूत ज्वाइंट है। इतना मजबूत है कि हड्डियां टूट जाएंगी लेकिन ज्वाइंट नहीं खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है। अच्छा, ह्यूमन का जो ब्रेन है ना उसका वेट पूछा गया है, लगभग 1300 से 1400 ग्राम ही लगाना भाई, है ना। इसको मैं बता दे रहा हूँ, मेल की अगर बात करेगा 1350 से लेकर 1450 ग्राम तक लिखना, और अगर फीमेल की बात करेगा कि सर फीमेल के ब्रेन का वजन कितना है, 1250 से लेकर 1350 तक लिख सकते हो, या फिर 1230 से लेकर 1280 तक भी लिख सकते हो, और ये सारे के सारे ग्राम में है। जो भी ऑप्शन में मिले, तो बेटा हमारे सामने ऑप्शन कौन सा था, 1300 से 1400, यही बन रहा था ऑप्शन, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था। समस्या खत्म, बिल्कुल। सर ब्रेन की स्टडी को बोलेंगे न्यूरोलॉजी, डॉक्टर को बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन के अंदर एक लिक्विड है, ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है लेयर के बीच में, है ना, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोला जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये करता क्या है कि मान लीजिए कि मेरा ये है ब्रेन के, सॉरी ये खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक लेयर है जिसको मेनिंजस कहा जाता है। मेनिंजस के अंदर भी 3 लेयर हैं, पाया मेटर, ड्यूरा मेटर, अरेक्नोइड मेटर। इनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है CSF। करेगा क्या, जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं, मेरी अगर ये सर टकरा जाए तो ऐसा तो नहीं कि हड्डियाँ या ब्रेन इधर उधर हो जाए, बिल्कुल नहीं, उस चोट को सहन करने का काम करता है ये, ठीक है। आगे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा। भाई साहब बचपन से पढ़ा दिया गया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है साहब यही ऑक्सीजन लेके जाता है, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। समझो बात को।
हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। अगर इसकी जगह पे ऑप्शन आरबीसी होता तो भी आप लगा देते, क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है। सर प्लाज्मा तो भैया ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद करती है। ल्यूकोसाइट जो होती है ना, ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रही हैं और ये रोगों से लड़ने में मदद कर रही हैं। प्लाज्मा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही है। बताइए कहाँ दिक्कत थी? सिंपल सी चीज़ें थी। हीमोग्लोबिन एट अ टाइम पर कितने ऑक्सीजन लेके घूमता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए एक हीमोग्लोबिन है सर, एक समय पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके घूमेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि सर इनमें से अगर आधा ऑक्सीजन भी हुआ तो आदमी को सफोकेशन होने लगता है। और अगर वो ऐसी जगह पे बैठ गया जहाँ धुआं और है तो आधा ऑक्सीजन और धुआं से निकलने वाला कार्बन और आधा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और आदमी निपट जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं होगा और आदमी एकदम सो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं सफोकेटिंग गैस, स्वीट स्लीपिंग गैस या फिर साइलेंट किलर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। भाई साहब रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक बात बताओ बेटा, हमको ना ये वाला नंबर लाना है तो ये पता करो ये 89 कैसे? अच्छा ये 8 है, ये 9, क्या इधर 5 और 4 था? नहीं, मतलब ये लॉजिक तो नहीं है। 8 9 72, 72 हो गया? बोलो हाँ जी सर। और इनका पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में जोड़ के देख लो। 8 दूनी 16, 1 17, 17 ये हो गए सर, 89 हो गए। बिल्कुल सही है सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 हो गए। बोलो हाँ जी सर। 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। तो सर 30 और 11 41 हो गए। बिल्कुल सही है। क्या इसमें ये चीज़ कर रहे हो? 7 चौके 28 होते? बोलो हाँ। 7 और 4 कितने होते? 11। 28 11 कितने हो गए? 39 होगा। क्या है ऑप्शन में? हाँ जी सर बिल्कुल है। तो भैया ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर। और आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए, आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, कैलकुलेशन है, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है। देखो ये नंबर सुनो, यहाँ पर आपको नंबर लाना है तो एक बात बताओ, मुझे 345 तक पहुँचना पड़ेगा और 345 में इन दोनों लेटर से ही पहुँचा जा सकता है। पहुँचेंगे कैसे सर? क्या मल्टीप्लाई है सर? 9 पंचे 45 की आ गई, 5 4 कैरी, 5 छक्के 30 और 4 34। बिल्कुल सही है सर। यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चेक करो। 5 9 45 हो गए सर, 4 5 दूनी 10 और 4 14। बिल्कुल हो गए सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा 11 9 99, यानी कि 9 आएगा। तो लास्ट में 9 किस में था? केवल ऑप्शन नंबर बी में था। हमको जहाँ यूनिट प्लेस वाला नंबर मिला, इकाई अंक मिला, वहां से भैया निकल लो, वहां से गायब भी हो जाओ। क्यों? क्योंकि भैया कौन करेगा पूरा? आप करके देख लो, 319 ही आना है। ठीक है, 11 9 99, 9 कैरी, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हो गए? 31 हो गए। नेक्स्ट आगे लिखा है, सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। देखो सुनो, हमने जब आपको ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाया था तो भाई इस तरीके से एक मैप बनवाया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब आ जाओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। सुहास ने पूर्व की ओर, भाई यहाँ से पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। अभी वो पूर्व की तरफ जा रहा है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ा। उत्तर ऊपर होता 15 किलोमीटर। अगर ये 15 है तो ये भी 15, इक्वल हो गए। हाँ जी सर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा, मतलब वेस्ट की साइड पश्चिम की ओर मुड़ा 15। तो भैया यहाँ पश्चिम इस साइड होता 15 चलेगा इतना। तो बेटा ये 15, ये 15, ये 15। अब आपसे पूछा गया वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये है प्रारंभिक बिंदु, यहाँ वो पहुँच गया। तो ये दूरी पता कर लो भाई, ये 15 है तो ये भी 15 ही होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब कई लोगों को ये लगा होगा सर ये 15 15 दूनी 30, 15 थी 45 किलोमीटर तो चला। नहीं साहब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होती है, सबसे कम दूरी, है ना। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना उसी को। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो बहुत ध्यान से। सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर गई। चला दो, उत्तर दिशा की ओर सुमित्रा को 4 किलोमीटर चला दो। यहाँ पहुँच गई सुमित्रा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना। फिर राइट मुड़ती है, भैया उत्तर का राइट होता है ईस्ट, और 5 किलोमीटर चली। तो बेटा ये ईस्ट की तरफ मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ती और 2 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर चली और बेटा 2 किलोमीटर। अगर ये 4 था तो 2 उसका आधा होगा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर। बेटा ये 3 हो जाएगा, ये टोटल 5 था ना, तो 3 उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। फिर वह 2 किलोमीटर और आगे चलती है। 2 किलोमीटर और आगे चली तो बेटा ये 3 था, ये 2 किलोमीटर और आगे चल गई इस साइड। तो यहाँ पहुँच गए कि नहीं? यहाँ से चलना शुरू किया था। तो बताओ ये दूरी कितनी है? तो बेटा ये टोटल 4 थी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो बची हुई ये कितनी है? 2। तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत थी? सिंपल सी चीज़ थी। आगे आ जाओ, क्या लिखा है? किसी कोड में किचन, किचन किचन लिख लो भाई, KITCHEN
CHE और N। किचन को क्या कहा जाता है? LHUBIDO। सर देखो 11, 9, 20, 3, 8, 5 और 14। सर 12, 8, 21, 2, 9, 4 देन 15। अच्छा इनके बीच में ना आप लॉजिक पता करो कि लॉजिक है क्या। अगर लॉजिक का बहुत ध्यान से सुनो, 11 से 12 प्लस 1, सर 9 से 8 माइनस 1, 20 से 21 प्लस 1, 3 से 2 माइनस 1, 8 से 9 प्लस 1, 5 से 4 माइनस 1 और 14 से 15 प्लस 1। देखो सीरीज क्या बनी है? प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ऊपर वाले लेटर में प्लस 1 माइनस 1 करते जाओ तो नीचे वाले लेटर। अब मुझे निकालना किसका था? एलिमेंट का। डायरेक्ट बेटा मैं यहीं पर करते जाऊँ। एक काम करूँ, प्लस 1 से स्टार्ट हुआ था ना, इसमें प्लस 1 कर दो, इसमें माइनस 1, इसमें प्लस 1, इसमें माइनस 1, इसमें प्लस 1, इसमें माइनस 1 और इसमें प्लस 1। चलो जोड़ते चलो। सर इसकी वैल्यू 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 में हो जाएगा F। क्या F है? सर इधर है, इधर है। चलो 12, ये L की वैल्यू 12, 12 में से 1 घटाओगे 11, 11 में कौन आ जाएगा बच्चा? K। सेकंड नंबर पे K चाहिए। सर इधर J हटा दो, इधर K है, इधर K है, इधर K है। थर्ड नंबर में 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 में चाहिए F। तीसरा लेटर F। सर इधर भी है, इधर भी, इधर नहीं है, मतलब ये भी हटा दो। अब देखो इसमें कॉमन देखो, F K F, F K F L F L F। अच्छा ये लेटर बस अलग है ना, तो सेकंड लेटर लास्ट सेकंड वाला कर लो भाई। लास्ट सेकंड ये था 14, 14 में से 1 घटा दो 13, 13 में कौन आएगा? M। M आएगा तो N घटा दो, बचेगा कौन बेटा? ऑप्शन नंबर A। और ये बात उसी को समझ में आई होगी बेटा जिसका कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा हो। एलिमिनेशन मेथड। भैया मैंने लेटर के आधार पर ये थर्ड और फोर्थ वाला पहले एलिमिनेट कर लिया, फिर चेक किया कि इन दोनों में कॉमन कहाँ तक है। सर यहाँ तक। अलग क्या था? M और N। लास्ट सेकंड वाला अलग था, तो लास्ट सेकंड वाला सॉल्व कर लो ना, लास्ट सेकंड वाला। तो ये होता है 14, 14 में से 1 घटाओ 13, 13 में M आता है, तो M वाला आएगा ना आंसर। ये आ गया। हाँ अब आएगा ना मजा। FLEECE इसको लिखा जाता है बेटा EFCLEE। क्लियर है? अब सुनो, निकालना किसका था? MITTEN। बेटा ये बीच वाला मत निकाला करो, पहले वाले में जो रिलेशन मिले वहीं लास्ट वाले में कर लिया करो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। आ जाओ भाई, देखो इन दोनों में पहले ध्यान से सुनो। ये वाला E इधर आ गया तो ये वाला N इधर आ गया, बिल्कुल एज इट इज लेटर लिखे हैं ये। और सर ये दो जो आपका L कहाँ पर आ गया? L छोड़ो, L कहाँ पर आ गया? ये भी छोड़ो। अच्छा ये लास्ट सेकंड था, ये लास्ट सेकंड था तो लास्ट थर्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट सेकंड है था तो लास्ट थर्ड में आना चाहिए, मतलब इधर E आना चाहिए। ठीक है N। अच्छा इधर कौन आएगा बेटा? इधर कौन आएगा? ध्यान से सुनो, ये F इधर आ गया तो बेटा ये M इधर आ जाएगा, तो M इधर NME। NME सर ये भी नहीं है, ये भी है। अच्छा ये तो है NME, ये नहीं है NME। इधर ठीक है, इधर भी ठीक है NME, इधर ठीक है। अच्छा ये दोनों T बेटा इस साइड चले जाएंगे तो लास्ट में दोनों T चाहिए, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पे B ही बचा है। क्या बचा है? ऑप्शन नंबर B ही बचा है, क्योंकि देखो ये लास्ट में ऐसे थे ना सेम, तो जैसा ऊपर वाले में सेम किया गया है ना, बस वैसे ही आपको करना है। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चले नेक्स्ट आगे आओ। वह शब्द चुने जो दूसरे के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। जेब्रा है, लॉयन है, टाइगर है, हॉर्स है। तो भैया ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, एक अलग करो, उसमें 3 आपको कैसे होना चाहिए। अगर आप शाकाहारी और मांसाहारी के आधार पर डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जेब्रा और हॉर्स एक ही कैटेगरी के हैं और लॉयन और टाइगर एक ही कैटेगरी। अच्छा सुनो, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, जेब्रा, लॉयन और टाइगर को पाला नहीं जा सकता, बट घोड़े को पाला जा सकता है ना। ये पेट एनिमल के तौर पे ले सकते हैं आप। कई लोग बोलेंगे सर लॉयन भी तो पालते हैं, पाल के देख लेना। सही है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। बेजोड़ का चयन करें, इन चारों में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग फाइंड आउट करो। सर ध्यान से सुनो, अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा ये क्या है? क्यूब। ये क्या है? क्यूब। तो अपने को आंसर क्या लगाना है? क्यूब लगाना है। क्या लगाना है दोस्त? क्यूब लगाना है। हाँ अगर ऑप्शन में मान लो इधर क्यूब नहीं होता तो फिर अपन किसको लगाते हैं? 29 को, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है। ये क्या है? एक प्राइम नंबर भी है, डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, ये आया ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। उसने लिखा एक पंक्ति मोहित लेफ्ट छोर से 10वें स्थान पे। सुनो, ये होता है लेफ्ट छोर और ये होता है राइट छोर। ध्यान से सुन लो, मैं लिख दे रहा हूँ। ये है बेटा लेफ्ट छोर और ये है राइट छोर। अब
मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो ये बोला था जगह जितनी भी होंगी, जगह जितनी भी हो, मान लो 20 जगह हैं तो व्यक्ति कितने बैठेंगे, हमेशा एक कम, हमेशा एक कम बैठेगा, मतलब व्यक्ति कितने बैठेंगे 19। अगर व्यक्ति 20 है तो जगह 21 चाहिए, व्यक्ति 50 है तो जगह ज़्यादा होती है, एक ज़्यादा होती है, बस इतना याद रखो। इसने बोला है कि एक पंक्ति में मोहित लेफ्ट छोर से 10वां है, भाई मोहित को लेफ्ट छोर से कितना बना दो 10वां, और ये हो गए मोहित। सुमित राइट छोर से 10वां है, सुमित राइट छोर से 10वां है, और ये हो जाएगा सुमित। आगे लिखा है दीपक मोहित के राइट से चौथा है, दीपक मोहित के राइट से चौथा है, तो दीपक मोहित के राइट साइड चौथा है, ये बात खत्म। यदि पंक्ति में टोटल 16 व्यक्ति हैं, अच्छा मुझे एक ईमानदारी से बात बताओ, सही बताना, सर ये 10 जगह है और ये 10 जगह है तो टोटल 20 जगह तो ऐसे ही हो गई है ना, और ये बीच में 4 ये हैं तो 24 तो ऐसी ही जगह होगी। 24 में कम से कम 23 व्यक्ति तो बैठते हो, उसने बोला है कि 16 व्यक्ति बैठ रहे हैं, मतलब ये डायग्राम गलत है। तो इस डायग्राम को अब दूसरी तरीके से इंटरक्रॉस करके बनाओ। मोहित लेफ्ट छोर से कितना था 10वां, ये है 10वां, ये है मोहित। सर सुमित राइट छोर से कितना था, सुमित राइट छोर से 10वां था, सुमित राइट छोर से बेटा 10वां है, ये हो जाएगा सुमित। और जो दीपक है, दीपक वो मोहित से राइट चौथा है, राइट चौथा है, ये है राइट चौथा, राइट इस साइड है, और कौन है दीपक। अब आपसे ये पूछा गया है कि सुमित से दीपक की दूरी कितनी है, तो सुनो टोटल जगह कितनी थी बेटा 16, 16 जगह में सॉरी व्यक्ति कितने थे 16, 16 जगह के लिए जगह कितनी होंगी 17, 16 व्यक्तियों के लिए जगह कितनी होंगी सर 17, मतलब यहाँ से यहाँ तक जगह 17 चाहिए सर, यहाँ से यहाँ तक टोटल जगह कितनी है 7, कितनी है टोटल 7, तो बची हुई कितनी होंगी सर यहाँ पर 10, कितनी होगी 10, नहीं सॉरी इधर कितनी है 10, यहाँ से यहाँ तक जगह तो 10 थी ना, तो ये बची हुई बेटा 7 होंगी। अगर ये 7 है जगह तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 10 थी, अगर ये 7 है तो ये 3, तो भाई अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गई, 3 ये है, 4 ये, 4 और 3 7, और राइट साइड तो 7th टू द राइट ऑफ सुमित, सुमित के 7th राइट में दीपक बैठा है। आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर सुनो मेरी बात, व्यक्ति जितने भी हों जगह एक ज़्यादा करना। अब इधर आपने 17, आपको कैसे पता चला कि सर इनके बीच की जगह है, आपको कैसे पता चली, देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी पता थी ना कि 10 है, अब मुझे ये वाली दूरी पता चल जाए तो मैं निकाल लूँगा टोटल दूरी, तो टोटल व्यक्ति कितने थे 16, तो टोटल जगह कितनी होंगी 17, तो अगर ये 10 है तो ये 7 होंगी। सर यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 जगह थी, अगर ये 7 है तो ये 3 ही बची ना फिर, ठीक है टोटल हो जाएंगे 10। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल लेफ्ट छोर से 8वें स्थान पर बैठा है, बोल लो निखिल लेफ्ट छोर से 8वें स्थान पर बैठा है, ये है निखिल, और दीपक राइट छोर से 9वां, और दीपक राइट छोर से 9वां बैठा है, ये कौन है दीपक। यदि केवल रोहन दोनों के बीच में, केवल रोहन इन दोनों के बीच में है, और रोहन है एक व्यक्ति, और ये नीचे जगह है, ये नीचे जगह है, तो यहाँ भी जगह ही बनानी पड़ेगी, एक व्यक्ति को बिठाने के लिए जगह चाहिए 2, तो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो सुनो मेरी बात, मिनिमम पर्सन आपसे पूछा गया हो, मिनिमम के लिए डायग्राम होता है बेटा ये वाला, ऐसे वाला, ये मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, मतलब आप डायग्राम ऐसे बना लो भाई, निखिल था लेफ्ट से था 8वें स्थान पर, दीपक राइट से था बेटा 9वें स्थान पर, दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति को बैठने के लिए जगह चाहिए 2। सर ये मैंने जगह बनाई थी तो ये भी जगह होंगी, तो ये भी तो जगह ही होंगी। अब आ जाओ कि सर यहाँ से यहाँ तक टोटल जगह कितनी है 9, सर ये जगह कितनी है 9, बोलो हाँ। अगर ये जगह पता चल जाए, टोटल जगह कितनी थी सर नहीं पता है ना, तो एक काम कर लो, सर ये है 9 और यहाँ से यहाँ तक थी टोटल कितनी बेटा 8, अगर ये 2 घटा दो तो ये 6 बची, तो बेटा ये 6 हो गई, तो 9 और 6 जगह कितनी होगी 15, 15 जगह में व्यक्ति कितने बैठेंगे 14, 15 जगह में व्यक्ति कितने बैठेंगे 14, बोलो सही है, अरे बोलो क्लियर है। फिर से सुन लो, सर उसने बोला है कि एक पंक्ति में नाम क्या दिया था अपन ने उसका, एक पंक्ति में निखिल लेफ्ट से 8वां है, तो निखिल लेफ्ट से कितना है 8वां, ये है निखिल, और दीपक राइट से कितना था, दीपक राइट से 9वां था, इन दोनों के बीच में ना एक व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति को बैठने के लिए जगह चाहिए 2, तो इधर 2। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जगह कितनी है सर 9, अब ये जगह चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जगह थी टोटल 8, 8 में से ये 2 घटा दो तो ये 6 बची, मतलब ये 6 जगह होगी, तो 9 6 कितने हो गए 15, 15 जगह में व्यक्ति कितने बैठेंगे 14। बताइए प्रैक्टिस सेट पसंद आया, अगर आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।